हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल इन वेल। अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी 7th क्लास का 3rd चैप्टर, जो कि हम पिछले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे 3rd क्लास। ओके, इस चैप्टर में जो जो चीज़ें बताई है पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्थलमंडलीय प्लेट्स क्या होती हैं। ओके, और इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जानने की क्या ज़रूरत है कि इस चैप्टर में क्या क्या रहा है। ओके, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सबसे पहले हम स्थलमंडलीय प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे मुख्य स्थलकृतियाँ कौन कौन सी हैं, और फिर समुद्र की तरंगों के कार्य, हिम नदियों के कार्य, और फिर हम पढ़ेंगे पवन कार्य के बारे में। ओके, ये हमारे टॉपिक्स हैं और इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारी स्थलमंडलीय प्लेट्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। हमारा जो भू है यानी पृथ्वी है, उसकी ऊपर की परपट्टी यानी ऊपर की परत को हम परपट्टी कहते हैं, वो हमें अच्छे से पता है। और इसके अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और असमान यानी अलग अलग आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। इसी को हम कहते हैं स्थलमंडल प्लेट्स। ओके, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं, जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट्स कहते हैं। ओके, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्थलमंडलीय प्लेट्स कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। ओके, और हमारी पृथ्वी जो है वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ वो घूमती रहती है, और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली जो गति के कारण हमारी पृथ्वी धीमी गति से घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वित्तीय रूप में घूमता रहता है। ओके, और प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं, और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है यानी उसके अंदर जो बल लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल, या इसका साइंटिफिक नाम है एंडोजेनिक फोर्स। ओके, जो पृथ्वी के अंदर के भाग में घटित होता है पृथ्वी के दाब के द्वारा, उसे हम कहते हैं अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स। ओके, जो बल पृथ्वी के सतह के ऊपर या सतह पर उत्पन्न होता है, उन्हें हम बाह्यजनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो अंदर के भाग में जो भी बल होता है, ये जो भी कुछ घटता है बढ़ता है, उसे हम अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक बल कहते हैं। और जो सतह के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी उत्पन्न होता है, उसे हम बाह्यजनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ओके, ये 2 चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो कि हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, यानी अंतर्जनित जो अंदर की पृथ्वी के अंदर जो भी घटित होता है वो कभी कभी बहुत बड़ा धमाका करते हैं तो कभी कभी छोटा छोटा। ओके, जैसे कि भूकंप, अगर भूकंप आता है तो वो बहुत छोटा गति होता है, और जब ज्वालामुखी आता है तो उसे हम आकस्मिक कहते हैं, यानी बहुत बड़ा कोई चीज़ घटित होती है उसके अंदर, तब जाकर ज्वालामुखी आता है, जिससे जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगा, तो पृथ्वी के ऊपर या अंदर बहुत सी हानि देखने को मिलती है। ओके, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज
हम जो जो पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा कि हम इस चैप्टर को कितने अच्छे से आपको समझा सकते हैं। बस ज़रूरत है इस बात की कि आपको ध्यान से इसे सुनना होगा। पृथ्वी की गतियाँ हैं कौन कौन सी है? अंतर्जनित बल, बाह्य जनित बल, आकस्मिक बल, भूकंप और ज्वालामुखी भूस्खलन। ये किसके अंदर आते हैं? अंतर्जनित बल के अंदर आते हैं। और बाह्य जनित बल में कौन कौन से आते हैं? जैसे अपरदन, निक्षेपण, नदी का बहाव या जल का बहना, पवन यानी हवा, समुद्र की तरंगे, नदियाँ, ये सब चीज़ें पृथ्वी के ऊपर की सतह पर आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी जो है वो भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है, यानी छेद है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। आपने देखा होगा चित्र में या फिल्मों में या न्यूज़ में अक्सर आता रहता है। तो ज्वालामुखी जो है वो किस तरह से निकलता है, ठीक है? वो नीचे की पृथ्वी में जो भी होता है, मैग्मा, ये सब चीज़ें जो होता है वो उबाल कर या ऐसा कुछ घटित होता है, उसमें इतना गर्म हो जाता है कि वो अचानक बाहर आने लगता है, वो मैग्मा जैसा पदार्थ। ओके, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। अगर कोई भी प्लेटों में गति होती है तो पृथ्वी पर हमें देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई कंपन हुई है। ओके, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। अगर कोई भी चीज़ पृथ्वी के अंदर होता है या ज्वालामुखी या भूकंप आता है तो हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी पर कोई ना कोई कंपन हुआ है, हमें महसूस हो जाता है, चाहे वो कोई भी जगह हो। हम जहाँ पर वो भूकंप आया या ज्वालामुखी आया उसके जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक हमें उसका कंपन देखने को मिलता है चारों ओर। ओके, इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। और भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप क्या होता है पहले ये हमने जाना, फिर हमने जाना कि भूपर्पटी के नीचे वाला हिस्सा जहाँ से भूकंप का आरंभ होता है उस जगह को हम कहते हैं उद्गम केंद्र। ओके, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और जो जहाँ से वो भूकंप उत्पन्न होता है उसकी सतह को, उसके निकट वाले, उसके आसपास के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है और अधिकेंद्र के द्वारा ही उसके बाहर की ओर तरंगों के द्वारा गमन करता है। ओके, अधिकेंद्र के आसपास के भागों में सर्वाधिक हानि देखने को मिलती है और बहुत सारी हानि देखने को मिलती है। और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब ये अधिकेंद्र के निकटतम वाले भाग में दूरी बढ़ने लगती है तो भूकंप की जो तेज गति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा भूकंप क्या है, उद्गम केंद्र क्या है, अधिकेंद्र क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इस वाले चित्र में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि एक भूकंप की उत्पत्ति किस तरह होती है। उद्गम केंद्र होता है, यहाँ पर हमें अच्छे से दिखाया गया कि उद्गम केंद्र वह स्थान है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप की ऊर्जा जो है उद्गम केंद्र कहलाती है और ये सारे चारों ओर जब फैलता है तो इसे अधिकेंद्र कहते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी को भूकंप को पहले से जान पाएँ
तो हम यह जान सकेंगे कि पृथ्वी जो है वह उसके नुकसान जो हमें देखने को मिलते हैं उसे निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। ओके, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जैसे कि हमें आजकल देखने को मिलते हैं कंप्यूटर वगैरह में या किसी भी ऐसे साइंटिफिक चीज़ों से हमें उस चीज़ का संकेत हो जाता है जिससे हम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि जानवरों के व्यवहार से, पहले क्या होता था, जानवरों के व्यवहार से, तालाबों की मछलियों में उत्तेजना देखने से और सांपों के धरातल पर आना जाना, ये सब हमें भूकंप का अंदेशा देता था। ओके, और आजकल तो वैसे ही हम इंटरनेट या किसी भी प्रकार से हमें देखने को मिल जाता है। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने में सफल हो रही होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको हमेशा काम आने वाला है। अगर आप किसी भी चीज़ की परीक्षा देते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, मुख्य स्थल कृतियाँ क्या होती हैं? अब मुख्य स्थल कृतियाँ वह होती हैं जो अपक्षय एवं अपर्दन नामक के दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होते रहती है और पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। यहाँ पर क्या बोला है सॉरी, यहाँ पर यह बोला है कि अपक्षय एवं अपर्दन दो प्रक्रम होते हैं जिससे दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, जो कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम यानी बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन वह होता है जो भूमि के दृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं, जो कि वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और इसके फलस्वरूप इसके स्थान पर निष्पेक्षित करते हैं। और अपर्दन एवं निष्पेक्षण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करता है। ओके, हमें मुख्य स्थल कृतियों के बारे में समझ में बहुत अच्छे से आया। ओके, अब हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। अब नदियों के क्या कार्य होते हैं वह पढ़ेंगे। नदी जो हमारी है वो किस तरह से हमारे काम आती है और वो क्या क्या कार्य करती है। नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि अपर्दन किस तरह से होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पवन या जल या हिम जाता है तो उसे अपर्दन कहते हैं। ओके, पृथ्वी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन होता है और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो इसे जल प्रताप बनती है। क्या बनती है? जल प्रताप बनती है। जब कोई भी नदी या किसी भी खड़े ढाल वाले स्थान से बहुत कठोर वाले सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे हम जल प्राप्त कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जल प्राप्त कैसे बनता है तो हम अच्छे से बता सकते हैं। और कुछ यहाँ पर थोड़ी सी अभी बताएंगे उसको भी, एक मिनट। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। अगर जो नदी मैदानी क्षेत्र में बहती है तो वह नदी जो है मोड़दार मार्ग में बहती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प। क्यों? क्योंकि यह सांप की तरह हमें देखने को मिलती हैं। जिस तरह से सांप रेंगता है उसी तरह, इसीलिए इसको विसर्प कहा जाता है। और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन व निष्पेक्षण रूप शुरू हो जाता है
और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। और जब नदियाँ जाती हैं विसर्प बनाती हुई जाती हैं तो विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और समय के साथ ये जो विसर्प लूप है वह नदी से कट जाते हैं और फिर ये अलग एक झील बना लेते हैं, जिस तरह से चाप झील हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, कभी कभी जिसे हम चाप झील कहते हैं, जो कि बहती नदियों में से जो अलग हो जाती है उसे हम चाप झील कहते हैं। और कभी कभी ये नदी जो है अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जो हमें देखने को मिलती है। और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ निक्षेप कर जाते हैं, जो कि बाढ़ के द्वारा आ जाते हैं। और जैसे ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ जो है वो अवसाद कहलाती है। हमने पिछले चैप्टर में अवसाद के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसी मिट्टी को एवं इस पदार्थ को अवसाद कहते हैं। और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृति मैदान का निर्माण होता है और यह मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं और नदी के इसी उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और जो नदी है वो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जिनको हम वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निष्पेषण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका जो अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों को अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। और ये सारे जितने भी अवसाद आते हैं उन्हीं मुहानों से डेल्टा का निर्माण करती है। और हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि डेल्टा क्या होता है। ये जो हमारी वितरिका है वह देखने को मिलती है जो अलग अलग विभाजित हो जाती है और पहले तो मुख्य नदी से निकलकर वह अलग अलग बढ़ जाती है और उसी को हम वितरिका कहते हैं और जो कि एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, आई होप इतना आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व में हजारों छोटे जलप्राप्त हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे ऊंचा जलप्राप्त जो कि दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एजन जल प्राप्त है। अगर आपसे कोई पूछे विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कहाँ पर है तो दक्षिण अमेरिका में है, जिसका नाम है वेनेजुएला और एजन जल प्राप्त है, जल प्रताप है। ओके, प्रपात है, सॉरी, जल प्रपात है। ओके, और अन्य जलप्रपात जो है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है और इसका नाम क्या है? सियाग्रा जल प्रपात। ओके, और दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका में हमें देखने को मिलेगा ज़ाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात जो हमें देखने को मिलता है। बहुत सुंदर है देखने में, आप इसको सर्च कर देखिएगा। ओके, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, अब हमने ये सब क्या पढ़े? नदियों के कार्य पढ़े कि नदियाँ क्या क्या काम करती हैं और किस तरह से करती हैं। ओके, आपको ये जितनी भी परिभाषाएं देखने को मिली है प्लीज़ उन्हें एक बार पढ़कर समझकर याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे समुद्र की तरंगें जो हैं वो क्या काम करती हैं।
समुद्र के तरंग के अपरदन एवं निष्पक्ष तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। जो समुद्र की तरंगे हैं वो अपरदन के द्वारा, निष्पक्ष के द्वारा ही तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। जो कि समुद्र तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सैल क्या होते हैं। ओके, सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है, वहाँ पर दरार बन जाती है और समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी बन जाती हैं और इनको ही हम समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्र की तरंगों में लगातार सैलों से टकराने के कारण जिससे कि बहुत बड़ी और चौड़ी गुफाएं बनती हैं, उसमें ही हम क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है और जिससे हम तटीय मेहराब बनाते हैं और लगातार अपरदन छत को तोड़ देता है और जब उसमें टकराता है जल जाकर तो वो उस छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं और दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। और इस दीवार जैसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए हैं और उन्हें ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री मृगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री मृगु। किसे कहते हैं? जो समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं उन्हें हम ऊंचे सैलीय तटों को ही हम समुद्र भृगु कहते हैं। और समुद्र की तरंगे जो हैं वो किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं जिससे कि समुद्री पुलिन का निर्माण होता है और यही तरंगे किनारे पर जाकर अवसाद जमा कर देती हैं और इन्हीं अवसादों को हम पुलिन कहते हैं या अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ये तो हमारे समुद्र की तरंगों के कार्य जो कि हमने पढ़े। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमनद के कार्य क्या होते हैं, यानी हिमालय से निकली नदियों के क्या क्या कार्य होते हैं। ओके, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। बर्फ से पिघलती है तभी तो नदियाँ बनती हैं। तो वही नदियाँ क्या काम करती हैं। और हिम नदी जो हैं अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। गोलासमी मिट्टी का नाम है और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य को उनका अपरदन करती हैं। और हिमनद जो है वो गहरे गर्तों का निर्माण करती है, यानी गड्ढों का निर्माण करती है। और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और पर्वतों में जो बर्फ जमी होती है उनके पिघलने के कारण ही उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाती है। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तट मिट्टी निष्पेक्ष हो जाते हैं और ये निष्पेक्ष हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ओके, किसका निर्माण करते हैं? हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये थी हमारी हिमनद की नदियों के कार्य कि वो क्या काम करती हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं पवन के क्या कार्य थे, क्या कार्य हैं। जो हमारी पवन यानी वायु जो होती है वो क्या क्या काम करती है। हमारे रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निष्पेक्षण का प्रमुख कारक है। हमारे रेगिस्तान में देखने को हमें मिलता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेत है, बालू देखने को मिलता है जो कि वहाँ पर अपरदन और निष्पेक्षण का कार्य करता है। और रेगिस्तान में आप छात्रक के आकार में शैल देख सकते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ बने होते हैं डब्बों के आकार में। ओके, और जिसे हम
छात्रक सेल कहते हैं। रेगिस्तान में आप छात्रक के आकार में सेल देखते हैं जिसे हम छात्रक सेल कहते हैं, छत्रक सेल कहते हैं, छत्रक सेल कहते हैं। और पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है, इसीलिए ऐसी सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं और पवन चलने पर यानी हवा चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, और जब पवन का बहाव रुकता है तब वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, और इनको ही हम क्या कहते हैं, बालू का डिब्बा, बालू डिब्बा कहते हैं। और जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर या उठाकर बहुत दूर ले जा सकती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हम लोएस कहते हैं। और चीन में इसी तरह के लोएस बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये हमारा चैप्टर हुआ फिनिश, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये थे हमारे पवन के कार्य यानी वायु के कार्य। हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा कि स्थल मंडलीय प्लेट्स क्या होती हैं, ज्वालामुखी क्या काम करता है और किस तरह करता है वह पढ़ा। और हमने पढ़ा भूकंप के बारे में, मुख्य स्थल कृतियों के बारे में, नदियों के कार्य पढ़े, पवन के कार्य पढ़े, तरंगों के कार्य पढ़े और हिम नदियों के कार्य पढ़े। ये था हमारा चैप्टर जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हैं आपके क्वेश्चंस, इसको करिए, बहुत इजी है। सारे एक एक क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा, आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो। इसको कीजिए, ना समझ में आए तो फिर बताइए, कमेंट्स कीजिएगा, फिर से पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर चैप्टर में कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसको कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर।